अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है RLC सर्किट। इस सर्किट में हम इंशाल्लाह रहमान इस पर ब्रीफली बात करेंगे कि RLC सर्किट क्या है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस तरह हमें नाम से शो हो रहा है, R मीन रजिस्टर, L मीन इंडक्टर और C मीन हमारे पास कैपेसिटर है। और सर्किट यानी कि ऐसा सर्किट जिसमें हमारे पास रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर हो। ओके, तो देखते हैं कि एन RLC सर्किट इज एन इलेक्ट्रिकल सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ रजिस्टर R, एन इंडक्टर L एंड अ कैपेसिटर C कनेक्टेड इन सीरीज और इन पैरेलल। जिस तरह हम जानते हैं कि RL सर्किट की दो टाइप्स हैं, एक है सीरीज में, और एक है पैरेलल में। इस वीडियो में हम पैरेलल पर बात करेंगे। पैरेलल पर पिछली वीडियो में हमने सीरीज पर बात कर रही थी। ओके, आप वो भी देख सकते हैं। तो ऐसा सर्किट जिसमें रजिस्टर हो, इंडक्टर हो और कैपेसिटर हो, उसको हम RLC सर्किट कहते हैं। और अगर रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ा गया है तो हम उसको कहेंगे सीरीज RLC सर्किट। और अगर इन तीनों चीज़ों को, रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर को पैरेलल वे में जोड़ा गया है, मुंसलिक किया गया, तो हम उसको कहेंगे RLC सर्किट पैरेलल या पैरेलल RLC सर्किट कहेंगे। ओके, ये हो गया पहला पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट देखें। अब इसकी डायग्राम ये देख लें, जिसमें हमने कहा कि रजिस्टर होता है, इंडक्टर होता है, कैपेसिटर होता है। ये देखें, ये मेरे पास रजिस्टर है, ये मेरे पास इंडक्टर है और ये मेरे पास कैपेसिटर है। ओके हो गया। तो ये मेरे पास वोल्ट है, सोर्स ऑफ वोल्ट मीटर, वोल्टेज। ओके, यानी कि ऐसा ये हमारा सर्किट है जिसमें हमने पैरेलल तौर पर इन पैरेलल वे रजिस्टर को, के इंडक्टर को और कैपेसिटर को मुंसलिक किया हुआ है। अब ये देखें कि द नेम ऑफ द सर्किट इज डिराइव्ड from the letters that are used to denote these constituent components of this circuit, where the sequence of the components may vary mean different हो सकती है, चेंज हो सकती है from RLC सर्किट। यानी कि इसमें ये बताया गया है इस पॉइंट में कि जो हमारे पास हमने नाम रखा हुआ है इस सर्किट का वो है RLC सर्किट। RLC सर्किट, ये हमने इस सर्किट में होने वाले जो कंपोनेंट्स है, यानी कि रजिस्टर है, इंडक्टर है और कैपेसिटर, इनकी बुनियाद पर हमने इसको नाम दिया है RLC सर्किट। ओके, और ये भी सेकंड बात ये बताई गई है कि जो हमारे पास है इसकी सीक्वेंस भी चेंज हो सकती है, यानी कि ये रजिस्टर इधर आ सकता है और ये इंडक्टर इधर जा सकता है, या फिर कैपेसिटर इधर आ सकता है या इंडक्टर इधर जा सकता है। तो इस जो सीक्वेंस है वो भी चेंज हो सकती है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं कि द रेजोनेंस ऑफ अ सीरीज RLC सर्किट अकर्स, सॉरी इधर पैरेलल आना था क्योंकि हम पैरेलल में बात कर रहे हैं, इसलिए इधर हम पैरेलल लिखेंगे। ओके, द रेजोनेंस ऑफ अ पैरेलल RLC सर्किट अकर्स व्हेन द इंडक्टिव एंड कैपेसिटेंस रिएक्टेंसेस आर इक्वल एंड कैंसल टू ईच अदर। यानी कि ऐसा टाइम आता है सर्किट को जब हम चालू कर देते हैं, सर्किट को जब ऑन कर देते हैं, तो ऐसा पॉइंट आता है जब इंडक्टिव की और कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है वो इक्वल हो जाती है। और इक्वल तो हो जाती है लेकिन वो इन मैग्नीट्यूड में होती है और उनकी डायरेक्शन 180 होती है, जिसकी वजह से एक दूसरे को कैंसिल भी कर देते हैं। ये देखें, दोबारा अगेन पीछे चलते हैं। ये देखें, सपोज करें हमने इस सर्किट को चालू कर दिया है, इधर से हमने वोल्टेज और करंट जो भी है देना शुरू कर दिया, उसकी मैं डिटेल में भी नहीं जा रहा। तो इसमें भी करंट गुजरेगा, उस करंट को हम शो करेंगे, ये IR है, यानी कि रजिस्टर में से गुजरने वाला करंट है। जो इंडक्टर में करंट गुजरेगा उसको हम L से डिनोट करेंगे। ओके हो गया। और जो कैपेसिटर में से करंट गुजरेगा उसको हम IC से शो कर रहे हैं। ओके हो गया। अब
कुछ ना कुछ हमने इस सर्किट को चालू कर दिया है। अब चालू करने के बाद कुछ ना कुछ ऐसा टाइम आएगा जब इस इंडक्टर की वैल्यू इस कैपेसिटर की वैल्यू को इक्वल हो जाएगी। अगेन सुन लें कि कुछ ना कुछ वक्त ऐसा आएगा चालू करने के बाद, इसको स्टार्ट करने के बाद, कि जब इंडक्टर की वैल्यू कैपेसिटर की वैल्यू के बराबर हो जाएगी। किसमें? इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में बराबर हो जाएगी, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी? ओपोजिट होगी, जिसकी वजह से ये एक दूसरे की वैल्यू को कैंसिल आउट कर देंगे। ओके, ये इधर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है, इधर होता है नेगेटिव होता है। ओके, अब ये देखें कि ये तो हमें पता चल गया कि हमने सर्किट को ऑन कर दिया है, तो इसमें से करंट गुजर रहा है, इसमें भी से गुजर रहा है, इसमें से भी गुजर रहा है और इसमें से भी गुजर रहा है। और ये भी हमें पता चल गया कि कुछ ना कुछ टाइम ऐसा आता है जब कैपेसिटर की और इंडक्टर की वैल्यू एक दूसरे इक्वल हो जाती है। लेकिन ये ऑपोजिट का क्या मसला है? ऑपोजिट क्यों होती है? होना तो यही चाहिए था कि करंट जा रहा है, इधर से जा रहा है, फिर जा रहा है, जो भी जैसे भी सर्किट चलता है, तो होना तो यही चाहिए था कि चालू रहने देना, काम सर्किट को स्टार्ट रहने देना चाहिए था। लेकिन सर्किट में से जब वैल्यू एक दूसरे इक्वल हो जाती है तो कैंसिल क्यों कर देती हैं? क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि हर एक चीज़ की अपनी अपनी खासियत होती है, क्वालिटी होती है। मिसाल के तौर पर ये रजिस्टर है, अगर हमने मिसाल के तौर पर इधर हमने ये लिया हुआ है, सोर्स लिया है, इधर हमने रजिस्टर गुजारा हुआ है, और इधर हमने कोई बल्ब लगा दिया हुआ है, सपोज करें। तो जब हम मिसाल के तौर पर हम इधर इसे देते हैं 10 वोल्ट देते हैं वैल्यू, इसको रजिस्टर में से गुजरते तो इधर हमारे पास पहुंचती है 8 वैल्यू, 8 वोल्टेज। क्यों? क्योंकि रजिस्टर की खासियत है कि अपने अंदर से आने में गुजरने वाली हर चीज़ की वैल्यू को कम कर देती है। इसी तरह कैपेसिटर की भी एक खासियत है कि अपने अंदर चार्ज को स्टोर कर लेता है। ये कैपेसिटर ऐसे होता है, तो इसके अंदर प्लेट्स होती हैं, नेगेटिव पॉजिटिव प्लेट, तो इसे अपने अंदर के करंट को स्टोर कर लेता है, चार्ज को स्टोर कर लेता है अपने अंदर। जब स्टोर कर लेता है, जब इस स्टोर करने की कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है, यानी अब मज़ीद स्टोर नहीं कर सकता, तो अब क्या करेगा? अब उन चार्ज को रिपेल कर देगा। जिस डायरेक्शन में, सपोज इस डायरेक्शन में हमारे पास चार्ज स्टोर हो, तो अब इस अपोजिट डायरेक्शन में रिपेल कर देगा, जिसकी वजह से हमारे पास वैल्यू मैग्नीट्यूड इक्वल तो हो जाएगी, वो तो आम सी बात है। लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में रिपेल कर देगा, जिसकी वजह से हमारे पास वन डिकेंगल हो जाएगा, और हमारे पास मैग्नीट्यूड पहले ही सेम होती है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमारे पास ये बच जाएगा, ये सर्किट बच जाता है। अब हम इसको मजीद आगे देखते हैं। अब ये देखें कि हमारे पास एक्स इक्वल टू एक्स सी है, इसकी वैल्यू सेम होगी है। अच्छा, जब हमारे पास एक्स एल की वैल्यू एक्स सी इक्वल हो जाती है, तो उसको पॉइंट को उसको हम कहते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं? हम कहते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं उस पॉइंट को। जिस पॉइंट पर एक्स एल की वैल्यू एक्स की इक्वल हो जाती है, उसको हम पॉइंट को हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ओके, ये देखा हमने एक दूसरे इक्वल लिखा है। इधर हमने जिस तरह जानते हैं एक्स एल की वैल्यू क्या होती है, 2πfl होती है, और एक्स सी की 1/2πfc होती है। ये हमारे पास कॉन्स्टेंट होते हैं, फ्रीक्वेंसी हम वेरिएबल कर सकते हैं। ये मेरे पास इंडक्टेंस रिएक्टेंस है, ये मेरे पास कैपेसिटेंस रिएक्टेंस है। ओके, अब आप मुझे कमेंट में एक इस सवाल का जवाब दीजिएगा कि हमने एक्स एल की वैल्यू इस तरह लिखी और एक्स सी की वैल्यू को 1/, में क्यों लिखा है? ये अभी इसका जवाब मैंने आप लोगों को अभी दिया है। ओके, आप कमेंट में इसका जवाब दीजिए ताकि मेरा हौसला अफजाई हुई, ताकि क्योंकि ताकि मेरा हौसला इस वजह से हो कि आप मेरी वीडियो को समझ रहे हैं। ओके, और बाकी इसका जवाब मैंने दे दिया है अभी, 1 मिनट पहले मैंने इसका जवाब दिया है। आप कमेंट में मज़ीद इसका जवाब दे दें। ओके, अब हम इसको मज़ीद क्या करेंगे, एफ़ को इधर ले जाएंगे और इन तीनों चीज़ों को इधर ले आएंगे। इधर आकर इस तरह होगी, तो इस एक स्क्वायर है, हमने स्क्वायर रूट लिया है दोनों तरफ से, तो हमारे पास जो होगा ये एल सी, इसका स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास 2π बाहर आ जाएगा, ये स्क्वायर होना स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो मेरे पास रह जाएगा एल सी। तो ये हमने इधर लिखा हुआ है, और बाकी इसकी बात रहेगी, ये हम जानते हैं कि इसकी इक्वल होता है। ओके, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल फार्मूलाज। ओके, यहाँ तक थी हमारी जो मेन बातें थी ना, वो हो जाती हैं कंप्लीट।
RLC सर्किट इन पैरेलल में। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसे बातें हैं जो जिसका हमें पता होना ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली बात ये है कि जो हम फ्रीक्वेंसी दे रहे होते हैं, यानी कि जो हमने वोल्ट सोर्स यूज़ कर रहे होते हैं, इधर ये देखें, जो हम ये सोर्स यूज़ कर रहे हैं ये AC वोल्टेज में होता है। यानी कि इसको हम सेकंड नेम से कह सकते हैं कि हमारे पास ये AC वोल्टेज सोर्स होता है। ये हमारे पास किसके साथ सोर्स? विद वेरिएबल फ्रीक्वेंसी के साथ। यानी कि ये हमने इधर एक ऐसा सोर्स इस यूज़ करना है जिसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती हो। ये नहीं है कि इसकी फ्रीक्वेंसी एक ही है, वो उससे एक ही चलती जा रही है, ऐसा नहीं है। ऐसा हमने इस सोर्स यूज़ करना है जिसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती हो रही हो। ओके, अच्छा अब हम बात कर लेते हैं इम्पीडेंस की। अच्छा, इम्पीडेंस की बात ये देखें, पहले हम एक ग्राफ बना लेते हैं। ये देखें, ये हमारे पास ऑलमोस्ट इस तरह बनेगा। जबकि हमने पिछली वीडियो में हमने सीरीज में बात की तो हमारे पास उधर ग्राफ इस तरह बना था। ओके, इस तरह बना था हमारा ग्राफ। ओके हो गया। लेकिन हम पैरेलल में है, ये हमारे पास पैरेलल केस में है, तो इसको हम ये हमारे पास सीरीज में है। ओके, तो पैरेलल में क्या है, ये हमारे पास अलोंग एक्सिस क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होती है। ओके, या फिर और हमारे पास वाई एक्सिस पर करंट होता है। इसका क्या मतलब है, क्या इशू कर रही है कि जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इंक्रीज करते जा रहे हैं वैसे वैसे करंट की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। जबकि सीरीज में क्या करते थे, जैसे जैसे हमारे पास फ्रीक्वेंसी हम इंक्रीज करते जा रहे थे, हमारे पास करंट की वैल्यू भी इंक्रीज होती जा रही थी। जबकि पैरेलल में इसके उल्ट होता है, क्योंकि हमने पैरेलल में जो कंपोनेंट्स है, रेजिस्टर है, इंडक्टर है, कैपेसिटर को है, उसको हमने पैरेलल वे में से कनेक्ट किया हो। जबकि हम सीरीज में इकट्ठे उनको एक सीरीज में ये रेजिस्टर है और हमारे पास इंडक्टर है, हमारे पास कैपेसिटर है, हमने ऐसे मोस्टली किया होता था, ये सीरीज फॉर्म में है। लेकिन कैपेसिटर में हमने ये जाहिर बात ऐसे मोस्टली किया हुआ है इनको, तो जाहिर बात इसका इफेक्ट तो पड़ेगा ना। ओके, तो इस तरह हमारे पास जब स्टार्ट पर हमारे पास करंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है इन पैरेलल वे में। ओके, और फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट ज़ीरो होती है, तो फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे हम इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे हमारे पास करंट की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। तो कुछ ऐसा पॉइंट आएगा जब मैंने कहा था कि हमारे पास एक्स एल की वैल्यू एक्स की इक्वल हो जाती है, तो इस पॉइंट को हम कहते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। यही बताया ना मैंने अब पहले। तो ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर हमारी एक्स एल की वैल्यू एक्स की इक्वल हो जाती है, इस पॉइंट को हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और इधर हमारे पास जो होता है ना इम्पीडेंस, वो लो होता है। इम्पीडेंस हमारे पास क्या होता है, वो लो होता है, और विच इज इक्वल टू होता है आर, इज इक्वल टू आर, इसकी होता है, जिस तरह मैंने शायद बताया पहले भी। ओके, कि हमारा इम्पीडेंस जब हमारे पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है उस वक्त हमारा इम्पीडेंस ऑफ RLC सर्किट इन पैरेलल वो लो होता है, और इम्पीडेंस हमारे पास Z इक्वल टू R के होता है। ओके, अब ये R की इक्वल कैसे होता है, अब ये भी बताना पड़ेगा आप लोगों को। चलिए बता देते हैं, कोई टेंशन नहीं, बस टाइम होना चाहिए और सेहत होनी चाहिए, दोनों चीज़ हो सकती हैं। अब ये देखें, सपोज करें मेरे पास रजिस्टर है। अब इसमें हमारे पास जो वैल्यू है, जब हमने सपोज किधर गया हमारे, चलिए आप मजीद आप खुद ही समझ लीजिएगा क्योंकि वीडियो लंबी बन रही है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते जाएंगे हमारे पास करंट की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। तो ऐसा पॉइंट आएगा जब हमारे पास रिएक्टेंस किसकी, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू इक्वल हो जाती है, उस पॉइंट को हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यानी कि इसको हम FW⍵R से या फिर FR से शो कर देते हैं। ओके, ये मेरे पास फिर मज़ीद हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते जाएंगे तो हमारे पास अब करंट मज़ीद डिक्रीज करने के बजाय इंक्रीज करता जाएगा। इस तरह हमारे पास ये ग्राफ बन गया। ओके हो गया।
तो अब इसके बाद हम एक नया पॉइंट आप नोट करें, वो ये कि जो हम ये सर्किट यूज़ कर रहे हैं, सपोज करें इस सोर्स में से करंट गुजरा है, हमारे पास करंट की वैल्यू है 20 एम्पेयर, जो भी है उसको हम छोड़ते हैं। तो अब हमने सर्किट को चालू किया हुआ है, तो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पर हमारा सर्किट क्योंकि स्टॉप हो जाता है ऑलमोस्ट, यानी कि वो एक दूसरे की वैल्यू को कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे पास प्योर ये सर्किट बच जाता है, सिर्फ ये सर्किट बच जाता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, हमारे पास जो इम्पीडेंस होता है वो इसके इक्वल की इस वजह से होता है, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाती है, इसको हम निगलेक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास सर्किट एज अ प्योर रेजिस्टिव के तौर पर काम करना शुरू कर देता है। इसलिए हमारे पास जो इम्पीडेंस की वैल्यू होती है वो इज इक्वल टू आर होती है। ओके, तो मैं बात कर रहा था कि जो हमारे पास करंट, सपोज कर हमने इधर करंट की वैल्यू है 20, अब हमारे पास रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पर ये आपस में कैंसिल होगी, तो हमारे पास रेजिस्टिव रहेगी। तो अब रेजिस्टिव में से जो वैल्यू इधर से गुजरेगी वो वही सेम टू सेम वैल्यू इधर से होगी। अब इंडक्टर और कैपेसिटर वाला काम है वो ख़त्म हो चुका है। ओके, अब इसमें एक और सेकंड बात वो ये है कि जब हम इंडक्टर और कैपेसिटर में जो मौजूद करंट होगा, यानी कि हम करंट ऑफ एल इंडक्टर वाला और करंट ऑफ कैपेसिटर को जमा करेंगे, तो इसकी वैल्यू हम ऑलमोस्ट हमारे पास आएगी, आप कह लें 26। ओके, यानी कि इन दोनों की करंट की वैल्यू को जब आपस में ऐड करेंगे, तो ऐड करने वाली जो क्वांटिटी होगी वो इस क्वांटिटी से ज़्यादा होगी। ओके, यानी कि एट रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी द आई एल एंड आई सी मे बी लार्जर देन द सोर्स करंट। हम ये कह सकते हैं, जो हमारे पास सोर्स करंट होगा, सपोज कि हमने पास 20 वैल्यू सोर्स करंट की, तो जब सोर्स करंट की वैल्यू को हमने इंडक्टर और कैपेसिटर की करंट की वैल्यू को आपस में ऐड करने के बाद कंपेयर किया, तो हमारे पास इंडक्टर और कैपेसिटर की में जो मौजूद करंट था वो लार्जर हुआ इससे, सोर्स से, करंट सोर्स से। ओके हो गया, गुड हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट आप देख लें कि नेक्स्ट पॉइंट अल्लाह भला करे आप लोगों का। अच्छा, जो मैंने आप लोगों को ये बताया था ना, ये वाला जो मैंने आपको ये बताया था कि हम फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फार्मूला ये निकाल सकते हैं। अब हम इसको कई मुख्तलिफ वे से निकाल सकते हैं इस फार्मूले का। ओके, एक ये मेथड है, एक सेकंड मेथड देखें आप, वैल्यू वही सेम है कि हमारे पास एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर हमारे पास ये वैल्यू क्या होती है, इसकी इक्वल होती है, ये इसकी इक्वल होती है। ओके, अब ये भी एक क्वेश्चन है कि हमने इधर वन वैल्यू, इधर तो एक्सएल की वैल्यू डायरेक्ट लिख दी ओमेगा एल, इधर हमने वन ओवर में क्यों लिखी एक्सी की, ये भी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सेम इस क्वेश्चन जैसा है, ये मैंने इधर आपसे क्वेश्चन पूछा था, ये क्वेश्चन इससे मिलता जुलता है। आप इसका जवाब कमेंट में देंगे, इसका जवाब मैं दे चुका हूँ इस वीडियो में। ओके, अब हम इसको मजीद इस तरह लिख सकते हैं, ओमेगा 1 ओवर एल सी, इधर जाएगा इधर आ जाएगा, तो जब हम इससे स्क्वायर लेंगे इसका, तो मेरे पास ओमेगा 1 ओवर एल सी आ जाएगा। ओके, गुड हो गया। हम जानते हैं कि जो ओमेगा होता है किसको होता है, 2 पाई एफ की इक्वल होता है। इधर हमने 2 पाई एफ वैल्यू पुट कर देंगे, तो अब हम इसे ये इधर रहने देंगे, तो ये इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और ऐसी वैसे का वैसे ये हमारे पास इस फार्मूले से भी हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। ओके, अब ये दो मेथड, एक ये मेथड हो गया, एक ये मेथड हो गया। अब आप थर्ड मेथड से भी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फार्मूला निकाल सकते हैं। वो कैसे कि वो इस तरह v ओवर ओमेगा एल इज इक्वल टू v ओवर 1 ओवर ओमेगा सी। आप इस तरह भी इस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फार्मूला निकाल सकते हैं कि हमारे पास जो वोल्टेज होते हैं, यानी कि जो होता है सोर्स, वो सेम होता है, इसलिए इसे हमको कैंसिल कर देंगे, तो एल ओवर ओमेगा 1 ओवर वी सी रहेगा। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ये ऊपर जाकर जो वी सी हो जाएगा,
तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, फिर एल सी, फिर इसका हम एल सी, इसलिए इसको हम रीअरेंज किया, इसका लिख दिया एल सी। अब फिर वही आ गया काम, एफ एल इसकी वैल्यू क्या होती है 2 पाई एफ एल। तो हम इसको फिर मज़ीद इस तरह लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू 2 पाई एल सी। ओके, ये थर्ड मेथड थोड़ा सा मुश्किल है, जो पहले दो मेथड बताए हैं वो इजी हैं, आप वो भी कर सकते हैं। ओके हो गया, यहाँ तक थी ऑलमोस्ट आप लोगों की जो वैल्यू है और वीडियो है वो कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद कुछ और पॉइंट्स हैं वो मैं इधर फिर कभी टाइम मिला तो वो बताऊँगा। तो अच्छा, एक लास्ट वाली बात रह गई, आप वो नोट कर लें कि इस सर्किट को हम किन 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 नामों से पुकार सकते हैं। एक तो नाम हो गया हमारे पास RLC सर्किट, एक ये नेम है। इसको हम कह सकते हैं रेजोनेंट सर्किट भी कह सकते हैं। ओके, RLC सर्किट को, या इसको हम ट्यून्ड सर्किट भी कह सकते हैं, या इसको हम LCR सर्किट भी कह सकते हैं। ओके, या फिर इसको हम प्योर रेजिस्टिव सर्किट भी कह सकते हैं। ओके हो गया, ये आज की वीडियो इतनी थी। उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट की सूरत में आप पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल पाक MN अकेडमी, हमारे चैनल का नाम है पाक MN अकेडमी, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें। अपनी दुआ में याद रखिएगा मुझे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।